नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और भारतीय संविधान के एक प्रमुख चैप्टर मौलिक अधिकार को लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के तहत आप सबों के सामने टॉप 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकार से रिलेटेड ढेर सारी बातें करेंगे जो आई होप आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो के बाद वो मिस नहीं होगा आपसे, है ना। हम लोग आज जानेंगे एक विशेष तरीके से मौलिक अधिकार को, और यहाँ पर जानेंगे कि मौलिक अधिकार कौन सा नागरिकों को दिया गया है, कौन सा गैर नागरिक को प्राप्त है। मौलिक अधिकार बेसिकली सरकार के विरुद्ध है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि कुछ एक ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए गए हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सो आप सब कहीं नहीं जाएंगे, स्किप नहीं करेंगे, इस पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे और ये कंप्लीट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो आज आपको हम यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार चैप्टर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और आर्टिकल जो है 12 से 35 तक में है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ एक बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात है कि मौलिक अधिकार जो हम लोगों का है ये शुरुआत कहाँ हुआ पूरे विश्व में, है ना। पहला चीज ध्यान में रखेंगे, ये मौलिक अधिकार की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, है ना। तो ये 1215 ईस्वी में मौलिक अधिकार की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से मौलिक अधिकार की शुरुआत मानी जाती है। वहां का सम्राट जॉन, कौन था? सम्राट जॉन जो था, है ना, सम्राट जॉन के सभासदों ने बाजबरदस्ती कुछ अधिकारों पर, या उन्होंने जो अधिकारों की एक लिस्ट बनाई थी उस पर सम्राट जॉन से बाजबरदस्ती साइन करा लिया, और फिर उसे सम्राट के द्वारा दिया गया अधिकार की घोषणा कर दी। और इस तरह से पूरे विश्व में मौलिक अधिकारों का प्रारंभ माना जाता है 1215 ईस्वी में। पहला बात तो ये जानेंगे आप, ठीक है। दूसरी बात ये जानेंगे कि हमारे देश में जो वर्तमान में मूल अधिकार हमको प्राप्त हैं वो किस देश से प्रभावित है। तो अमेरिका, ध्यान रखेंगे, अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है हमारे संविधान में, है ना। मूल अधिकार चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले 2-3 बातें आपको जाननी बेहद जरूरी हैं। सबसे पहला चीज आपको जानना है कि मूल अधिकार जो है ये सरकार के विरुद्ध दिया गया है, ठीक है। सरकार के विरुद्ध दिया गया है, इसको जानेंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं शुरुआत में मैंने कहा कि कुछ एक ऐसे आर्टिकल हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी दिए गए, मतलब किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी दिया गया है कुछ एक मूल अधिकार, ठीक है। उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। अभी तुरंत उसको मैं बांटता हूं कि कौन अधिकार नागरिकों के, कौन कौन आर्टिकल के तहत गैर नागरिकों को प्राप्त है या सभी को प्राप्त है, और कौन व्यक्ति के विरुद्ध है। बट मूल अधिकार का जो बेसिक नेचर है ना, वो सरकार के विरुद्ध है। सरकार यदि आपसे मूल अधिकार छीनने का प्रयास करती है, मूल अधिकार कम करने का प्रयास करती है, तो हमारे पास सरकार के अगेंस्ट लड़ने का एक माध्यम है। वो भी मैं चर्चा करूंगा आप सबों से कि सरकार यदि आपसे छीनने का प्रयास करती है तो उसके विरुद्ध आप क्या करेंगे। या आप जानते भी होंगे कि हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम लोग कब? जब यदि सरकार हमारी मूल अधिकार को छीनने का प्रयास करती हो या सरकार मूल अधिकार को कम करने का प्रयास करती हो, तो हम लोग डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आप सबों को कि मूल अधिकार जो है सरकार के विरुद्ध है, और सरकार यदि हमसे मूल अधिकार छीनने का प्रयास करती है तो हम लोग जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मूल अधिकार, ये मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, इसको क्यों कहा जाता है ये आप जानिए,
ठीक है। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, बेसिक नीड जिसको कहते हैं, मूलभूत आवश्यकता कहते हैं, वैसे ही आप समझें कि संविधान के द्वारा कुछ एक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए मूलभूत है। मतलब उन अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, और इसी सेंस में इसको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। दूसरा सेंस ये है कि ये जो मूल अधिकार हमें प्रदान किया गया है वो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमें प्रदान नहीं किया गया। मतलब भारत में जो शक्ति के स्रोत हैं, सबसे मूल स्रोत जो है उसके द्वारा हमें ये अधिकार प्रदान किया गया है, इसलिए इसको मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। मूल अधिकार, पहला चीज तो आपने देखा कि सरकार के विरुद्ध है। दूसरी बात है कि मूल अधिकार जो दिया गया है उसको यूज भी करना है आपको, ठीक है। मूल अधिकार दिया गया है तो उसका आप उपयोग भी करना है। ऐसा नहीं कि मूल अधिकार हमारा है हम उपयोग करें या ना करें, है ना। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। दुनिया की कोई सरकार जीवन जीने से हमें वंचित नहीं कर सकती है ना। लेकिन आपको भी जीना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आत्महत्या कानूनी अपराध है। ऐसा नहीं है कि जीवन है, मेरा जीवन है, हम रखें या इसे नष्ट करें। नहीं, आपको जीना पड़ेगा, चाहे दुख हो या सुख हो, आपको जीना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो सुसाइड है, आत्महत्या है, वो कानूनी अपराध है ना। तो ये मैं जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का नहीं है। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरी डिटेल, पूरा चैप्टर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बट हमारा फोकस्ड होता है, क्वेश्चन होता है, ओके। तो ये मूल अधिकार चैप्टर से ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही मैं अभी तुरंत आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कोशिश करेंगे इसको बांट लेते हैं, पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं, आप सबों से बात करेंगे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, है ना, और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग बांटते हैं कौन कौन आर्टिकल किसको किसको मिला हुआ है, ओके। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमारा मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिक को कौन कौन प्राप्त है ना। मतलब पहला जो यहाँ कर रहे हैं वो भारतीय नागरिक को प्राप्त होगा। जो आर्टिकल है भारतीय नागरिक, इनको कौन कौन अधिकार, मतलब जो विदेशी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको ये अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल मैं लिख दे रहा हूँ, आगे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 15 ये सिर्फ केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 क्लाउज 1 में आप सब पढ़ेंगे या जानते होंगे कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो विदेशी को तो नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 16 अवसर की समता इसमें मिलेगा। ये भी केवल इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार हैं 19 में, अभी वहाँ भी 7 थे लेकिन बच गए हैं 6, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है 29 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। जो माइनॉरिटीज हैं उनके हित के संरक्षण की बात कही गई है। साथ ही आर्टिकल 30, ये आर्टिकल 30 जो है सो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 30 में क्या है, तो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करते हैं और उसे प्रशासित करने का अधिकार उन्हीं के पास है। तो ये 30 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। क्लियर सबका। अब वैसे अधिकार पर मैं बात करूंगा, वैसे आर्टिकल पे मैं बात करूंगा जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। मतलब भारतीय नागरिक के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है ना। गैर प्लस भारतीय दोनों को प्राप्त है ये, ठीक है।
वैसे आर्टिकल पर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसका आर्टिकल देखो आप कौन कौन है जो हम भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो देखो 14 अवसर की समता का अधिकार है, ठीक है, समानता सॉरी, राइट टू इक्वालिटी है ना, कानून के नज़र में सब कुछ समान है और कानूनों का समान संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20 है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 वो ध्यान रखना। 21 है प्राण दैहिक स्वतंत्रता, 21 के बाद 23 है, ये भी सबको प्राप्त है। 24 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है ना, और 27, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है ना। मतलब ये भारतीयों को भी प्राप्त है और गैर भारतीयों को भी प्राप्त है। कौन कौन आर्टिकल ध्यान रखेंगे ये ना, ये सब परीक्षा का कठिन प्रश्न होता है, ठीक है, कठिन प्रश्न होता है जो आप अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, है ना, किताब पढ़ने से या बहुत सारे यूट्यूब देखने से अभी तक आपको फाइंड आउट नहीं हुआ है कि कौन सा गैर भारतीय को प्राप्त है और कौन सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है अधिकार। तो देखो 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये आर्टिकल भारतीय के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अब तीसरा कैटेगरी क्या है, तीसरा चीज आप ध्यान में रखिए, तीसरा है कि व्यक्ति के विरुद्ध। मैंने पास्ट में बताया कि भाई ये सरकार के विरुद्ध है ना, सरकार के विरुद्ध, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति के विरुद्ध कौन कौन है ना, सिर्फ सरकार के विरुद्ध ही नहीं, व्यक्ति के विरुद्ध कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। जो कोई व्यक्ति भी यदि उसे कम करने या उल्लंघन करने का प्रयास किया करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 15 आपको मिलेगा, आर्टिकल 15 ये व्यक्ति के विरुद्ध भी है। कहने का मतलब कोई भी सार्वजनिक स्थान पे यदि आप भेदभाव करते हैं किसी के प्रवेश पर, है ना, किसी के यूज करने पर, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद 17, आर्टिकल 17 ध्यान में रखेंगे। ये सब लोग जानते हैं कि छुआछूत का अंत हो चुका है और यदि आप छुआछूत का व्यवहार करते हैं, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, यदि आप छुआछूत का व्यवहार करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर बैन है। मानव का दुर्व्यापार और मानव के दुर्व्यापार के साथ साथ बेगार या बलपूर्वक श्रम पर भी प्रतिषेध लगाया गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये व्यक्ति के विरुद्ध है। और आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 देखो ये व्यक्ति के विरुद्ध है ना। आर्टिकल 24 क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि आप कारखाना या खान मतलब खतरनाक कामों में यदि लगाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। तो ये मौलिक अधिकार की बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 से 35 तक की बातें हैं, है ना, 12 से 35 तक। तो यहां पर ध्यान रखना है आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है। 14 से आपका फंडामेंटल राइट शुरू हो रहा है, ठीक है, 14 से शुरू हो रहा है। तो आर्टिकल 12 में ना राज्य की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यहां पर अब आप देखिए आर्टिकल 12 जो है ना, ये आर्टिकल 12 जो है वो क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ये ध्यान रखेंगे, ये राज्य की परिभाषा है ना। अब सवाल यहाँ ये है, आपको लगता होगा राज्य किसको कहते हैं, राज्य की क्या परिभाषा है ना। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो ध्यान में रखिए। जैसे राज्य के अधीन जो आएगा आपका, वो पहला आएगा जिसको राज्य कहते हैं हम लोग, है ना। राज्य हम लोग कहेंगे
जैसे LIC को राज्य कहा गया है, LIC है, ये राज्य है, ठीक है। विश्वविद्यालय ये राज्य हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये सब राज्य हैं। जितने भी सरकारी अथॉरिटी हैं वो सब राज्य की परिभाषा में। भारतीय खाद्य निगम है ना, भारतीय खाद्य निगम है, या भारत की सरकार लो ना भाई, भारत की सरकार वो राज्य है। ये तो समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं, भारत की सरकार ये राज्य है। राज्यों की सरकार, राज्यों की सरकार ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। उसके बाद जो भी स्थानीय प्राधिकारी हैं, लोकल अथॉरिटी जो हैं, वो भी राज्य हैं। स्थानीय प्राधिकारी उसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी राज्य हैं, ठीक है। या अदर जो भी अथॉरिटी हैं, अन्य प्राधिकारी जो भी हैं, वो सब राज्य हैं, ठीक है। ये राज्य के परिभाषा के अंतर्गत है। इसके अलावा मैंने बताया LIC है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, भारतीय खाद्य निगम है, भारतीय पेट्रोलियम निगम है, ठीक है, दिल्ली विकास प्राधिकरण है। तो ये सब स्टेट है, राज्य 12 के अनुसार, है ना, 12 के अनुसार। मैंने कहा ना कि मूल अधिकार यदि राज्य छीनने का प्रयास करती है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर। तो सवाल है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो राज्य के अंतर्गत आपका पार्लियामेंट आएगा, भारत की सरकार जो है वो आएगी, राज्यों की सरकार आएगी, मतलब राज्य विधानमंडल आएंगे, स्थानीय प्राधिकारी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आप जानते हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, राज्य के अंतर्गत आएंगे। जहां आप कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, सब राज्य के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो 12 आर्टिकल आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबों का, है ना। अब आर्टिकल 13 आप समझो, आर्टिकल 13 क्या कहता है ना। आर्टिकल 13 क्या कहता है? तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून यदि मूल अधिकार को कम करती है या मूल अधिकार को छीनने का प्रयास करती है या उस पर कोई नया कानून लाती है तो वो वैध नहीं माना जाएगा। मतलब इस मूल अधिकार को कोई कम नहीं कर सकता है ना, कोई कम नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी कानून बनेगा, कोई भी कानून लाया जाएगा, वो लीगल नहीं होगा, वो इलीगल होगा। ओके, तो ये मूल अधिकार की बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातों को आप जान गए, है ना। तो आई होप आपको लगता हो कि नहीं ये वीडियो हमारे फायदे की चीज है, तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। ढेर सारी बातें करेंगे हम इस फंडामेंटल राइट चैप्टर में और आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें यार, व्यवहारिक चीज़ें हैं, आप सबों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आपके लिए भी लाइक सब्सक्राइब बनता है। तो ओके, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं क्वेश्चन पे आता हूं और एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है ना। अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे सीधा सीधी। तो यहाँ देखिए आप सब कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। ओके, तो देखो यहाँ भाग 3 है ना, भाग 3 में ध्यान रखना, ठीक है। भाग 3 यहाँ पर दिया हुआ है, भाग 3 में मूल अधिकार। ओके, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आप मूल अधिकार है, भाग 4 में जो है नीति निदेशक तत्व है, भाग 5 में केंद्रीय कार्यपालिका है जिसमें पार्लियामेंट आप पढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर है भाग 3। ओके, भाग 3 में तो सारे भाग भी 5-6 भाग जो हैं लगातार 6 भाग तक ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में शुरुआत के जो 6 भाग हैं उससे काफी प्रश्न रहते हैं या संविधान में पढ़ाया जाता है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे 6 तक क्या है हमारे पास, है ना। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, पार्ट 1 भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, पार्ट 2 सिटीजनशिप है, नागरिकता है ना। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निदेशक तत्व हैं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट अभी मैं पढ़ा ही रहा हूं, है ना। पार्ट 5 में संघीय कार्यपालिका है
और पार्ट 6 में राज्य कार्यपालिका है ना। तो पार्ट 6 तक की बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ओके, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर है सबका। ओके, दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? ओके, तो 6 प्रकार के हैं, 6 मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं। ठीक है, पहले क्या था? पहले 7 था, वो घट के 6 हो गया, है ना। तो कौन अधिकार छीन लिया गया? छीन लिया नहीं कि उसका नेचर कन्वर्ट कर दिया गया, मूल अधिकार से लीगल राइट बना दिया गया। वो है आपका संपत्ति का अधिकार, है ना, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसको क्या किया गया? 44वां संशोधन, है ना, 44वां संशोधन के द्वारा, ध्यान रखेंगे 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ, है ना। 44वां, जनता पार्टी की सरकार। 44वां संशोधन के द्वारा क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहां पहुंचा दिया गया? विधिक अधिकार, लीगल राइट, है ना। संपत्ति का अधिकार अब हमारा क्या है? लीगल राइट है ना, संपत्ति का अधिकार। अब फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, लीगल राइट है ना। तो जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था तो किस आर्टिकल में था, है ना? मूल अधिकार जब संपत्ति का अधिकार था तो 2 आर्टिकल में था। एक आर्टिकल था आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज 4 में था, है ना। और दूसरा आर्टिकल था आर्टिकल 31 था, ठीक है। लेकिन जब इसको 44वां संशोधन के द्वारा ये मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, तो जब लीगल राइट बना दिया गया तो संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 क में है, या ए भी लिख सकते जो इंग्लिश पढ़ते, है ना। आर्टिकल 300 ए में आपका लीगल राइट, एज ए लीगल राइट संपत्ति का अधिकार है। क्लियर सबका? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका। यहां पर अब आप देखिए, भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है ना। तो 6 मूल अधिकार जो हैं हमारे पास, 6 मूल अधिकार हैं, उसको ध्यान में रखना। तो यहां पर देखो 14 से 18 तक में 12-13 आर्टिकल तो मैं पहले बता चुका आपको, आर्टिकल 12 एंड 13 को पहले डिस्कस कर चुके। तो 14 से 18 तक में क्या है? समता का अधिकार है या समानता का अधिकार है, 14 से 18 तक में, है ना। 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। और 29 और 30 में क्या है आपको, है ना, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। तो 6 मूल अधिकार हमारे पास हैं, है ना। और 31 में तो संपत्ति का अधिकार था, 32 में आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये समता का अधिकार 14 से 18 तक में है आपका। ओके, 14 से 18 तक में समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(a), ये ऑप्शन सही है, यहां पर दिया हुआ है, आप देख पाते हैं 19(1)(b), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की आजादी है, ठीक है, और एक्सप्रेस करने की आजादी दी गई है फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए में। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल, अभी तुरंत मैंने बात किया था पिछले क्वेश्चंस में कि आर्टिकल 19(1)(च) में संपत्ति का अधिकार, मतलब आर्टिकल 19 में भी ना, आर्टिकल 19 में भी पहले 7 अधिकार थे, 7 अधिकार, लेकिन 19(1)(च) हट गया, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके पढ़ेंगे तो मात्र यहां 6 बच गए, ठीक है, जिनमें से पहला जो है वो आर्टिकल 19 क्लाउज 1(a) है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे देश के जो मूल अधिकार हैं संविधान के द्वारा जो दिए गए, उसके लिमिटेशंस है ना। आपकी जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है, मर्यादित है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोलते रहिएगा, है ना, कुछ भी आप बोलते रहिएगा, ऐसा नहीं चलेगा, वो मर्यादित है। कुछ भी एक्सप्रेस करिएगा तो लिमिट है ना।
उस अपनी मर्यादा में रह के ही आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं या बोल सकते हैं, ये संविधान की विशेषता है। ठीक है, तो बट इसका अपवाद है, मैं अपवाद भी जानिएगा। ठीक है, सिनेमा को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। सिनेमा है ना, सब लोग जानते हैं कि सिनेमा में सेंसर बोर्ड होता है ना, वो फिल्म को देखता है, फिल्म को फिर सर्टिफिकेट देता है कि केवल एडल्ट्स देख सकते हैं या सब लोग देख सकते हैं, उसके बाद रिलीज होता है। तो सिनेमा कोई आज़ादी नहीं है। साथ ही विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट को भी ये अधिकार नहीं है ना। एडवर्टीजमेंट में भी आप उल्टा पलटा नहीं दिखा सकते हैं, आप उल्टा पलटा नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट है आपका, जो सही इंफॉर्मेशन है, आप उसे ही बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि झूठा कोई विज्ञापन आपने दे रखा है ना, तो झूठा विज्ञापन रहेगा तो आपको भी पता होगा। बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट पहुंच जाते हैं, उल्टा सीधा आप लिख के यदि आप बेच रहे हैं तो, है ना। तो ये आर्टिकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्र। अच्छा, दूसरी बात कि प्रेस जो हमारा फ्रीडम है ना, प्रेस को फ्रीडम, वो इसी आर्टिकल के तहत है ना। जो हमारा न्यूज़पेपर है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता वो इसी आर्टिकल के तहत है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसी आर्टिकल के तहत है। आपको आर्टिकल 19(1)(a), तो बिल्कुल ये प्रश्न आते हैं, प्रश्न आएगा, आपको ध्यान रखेंगे, है ना। आर्टिकल 19(1)(a) आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सब, है ना। चूंकि फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे तो एक एक बात का यदि उल्लेख करेंगे तो निश्चित रूप से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और मैं नहीं चाहता कि 25 क्वेश्चन में पूरी बातें आ जाएं आपकी। मैं कोशिश ये करता हूं कि भाई जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, परीक्षा में जितना आए, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कैप्चर करें या पढ़ने का प्रयास करें। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। देखो, मैंने पहले ही बताया था, है ना, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, जो चीज़ें पहले ही चर्चा हो चुकी हैं वो प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो आर्टिकल 32, है ना। मैं आपको बताया था कि हम लोग राज्य, है ना, राज्य यदि मूल अधिकार को छीनने का प्रयास करती है, कम करने का प्रयास करती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना, आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे? रिट जारी करेंगे, है ना, रिट जारी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, रिट, 5 प्रकार के रिट होते हैं, 5 प्रकार के रिट होते हैं, वो जारी करेंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसके अगेंस्ट? जो अधिकार को छीन रहा है या जो अधिकार को कम कर रहा है उसके अगेंस्ट जारी करेंगे। ये 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे, है ना। जैसे हैबियस कॉर्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश मैंडेमस होता है, ठीक है, प्रोहिबिशन उत्प्रेषण होता है, और उत्प्रेषण सर्सेयोरी, और साथ ही अधिकार परीक्षा को वारंटो। ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। ये आप जानो कि आर्टिकल 32 को ना संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 32 को कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है। कारण ये आर्टिकल के बिना मूल अधिकार का पूरा चैप्टर का कोई महत्व नहीं है ना। ये अधिकार है तो मूल अधिकार आपका संरक्षित है, सुरक्षित है, या मूल अधिकार आपको एवल हो रहा है। यदि ये आर्टिकल न हो तो कोई भी सरकार आपके मूल अधिकार को छीन सकती है। आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास चाहे मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, नीतीश सरकार हो या हेमंत सरकार हो, हमारे मूल अधिकार को कम नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम लोग कोर्ट चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये तो मैं फर्स्ट में ही चर्चा कर चुका हूं, तो अमेरिका आपको ध्यान रखना है। वैसे प्रारंभ ब्रिटेन से माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो 7 में भी यहाँ पर आ गया। जब पहला पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताए थे कि ये व्यक्ति के विरुद्ध है ना। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है, तो अनटचेबिलिटी को आपको समाप्त किया गया है, आर्टिकल 17 दिया हुआ है आपको, है ना। और ये सरकार के विरुद्ध तो है ही,
व्यक्ति के भी विरुद्ध है, व्यक्ति के भी विरुद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएगा, बहुत तरह से प्रश्न बना सकता है। हालांकि ऑलमोस्ट सब आए हुए प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में, मैं उनके ईयर्स नहीं लिखे हैं, लेकिन ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना। और इस क्वेश्चन के जरिए डिटेल फंडामेंटल राइट आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए, इस पर भी चर्चा हुई थी। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो फंडामेंटल राइट मैंने बताए थे 29 और 30 में है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अनुच्छेद 21A है ना, 21A में क्या है इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, 21A आर्टिकल 21A 21A ध्यान में रखिए। तो राइट टू एजुकेशन है ना, सबको पता है कि 86वां संशोधन द्वारा, है ना, 86वां संशोधन द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, है ना। ठीक है, जो बच्चे 14 साल से कम आयु के हैं उनके लिए सरकारें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेंगी या देने का प्रयास करेंगी। ओके, तो आर्टिकल 21 से 86वां संशोधन के द्वारा आर्टिकल जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया और उसमें राइट टू एजुकेशन की बात कही गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गए यहाँ पर, तो उसको ध्यान, मौलिक अधिकार के अतिरिक्त आपका कुछ ड्यूटीज है वो जोड़ा गया आपको 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ 42वां संशोधन, है ना। सिर्फ अधिकार करने से नहीं काम चलेगा, कुछ एक कर्तव्य भी हैं आपके जो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, बाद में, शुरुआत में नहीं थे, 1976 में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। ठीक है, आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य है वो मैं मौलिक कर्तव्य चैप्टर पे आऊंगा तो डिटेल समझाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से कि मूल कर्तव्य कहते किसको हैं और कौन कौन से आपके कर्तव्य हैं, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं, नए क्वेश्चन को ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए, और यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है आपको, है ना, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ओके, तो शुरुआत में जो मैं लिस्ट बनाया था उससे देखो प्रश्न आता है, आया है, तो आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, आर्टिकल 29 एंड 30। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, मैं इसकी चर्चा किया था, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ मूलवंश भी ध्यान रखना है ना। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और यही कारण है कि हम लोग घूम घूम के सारे राज्यों में एग्जाम देते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन आप सबको भी पता है कि भेदभाव किया जाता है ना। तो जो वर्ड नहीं है, भेदभाव किया जाएगा किस आधार पे, भेदभाव किया जाएगा किस आधार पे, आवास के आधार पे, है ना, आवास के आधार पे, रेसिडेंस के आधार पे भेदभाव किया जाता है। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जॉब में, 4th ग्रेड खास करके 4th ग्रेड जॉब में जो होता है वो भेदभाव किया जाता है। ग्राउंड क्या होता है हमारा, आवास, रेसिडेंस के आधार, चूंकि रेसिडेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसीलिए आपको रेसिडेंशियल बनवाना पड़ता है ना, रेसिडेंशियल की जरूरत पड़ती है, तो आवास के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, ये आप जानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दे सकती है ना। तो आरक्षण का प्रावधान देखो 2 आर्टिकल्स में है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 2 में है, आर्टिकल 15 क्लाउज 4, आर्टिकल 16 क्लाउज 4, इसमें दिया गया है आरक्षण। इसमें प्रमोशन में भी आरक्षण 2 स्तर पर है, एक तो नियुक्ति में आरक्षण है, और दूसरा प्रमोशन में भी आरक्षण है ना। 16(4) प्रमोशन में आरक्षण की बात कहता है ना। तो रिजर्वेशन पॉलिसी मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में ये 10 वर्षों के लिए लाया गया था,
लेकिन ये 10-10 साल करके अब ये बढ़ता चला जा रहा है, लाइफ टाइम है, इसको समाप्त करने का कोई साहस नहीं करने वाला है ना। देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान से समाप्त कर दिया गया। मैं चर्चा कर चुका हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया है। कैसा समाप्त कर दिया गया मतलब क्या, मौलिक अधिकार से उसको चेंज कर दिया गया है, उसका नेचर हो गया आपको लीगल राइट अप कर दिया गया है, ठीक है। लीगल राइट, विधिक अधिकार, मतलब अब आपकी संपत्ति सरकार ले सकती है, कभी भी ले सकती है, लेकिन उसके बदले आपको कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा लीगली तरीके से, है ना। जो भी उसके प्राइसेस होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भारतीय संविधान में किस नाम से जाना जाता है। मैं पहले देखो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है ना, मैं जो फर्स्ट में चर्चा किया था, ठीक है। भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है ना। किसने कहा भाई, संविधान की दिल और आत्मा, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई यहाँ पे, ये वाला सही कर लीजिए, है ना। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ओके। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपातकाल के दौरान, है ना, आपातकाल के दौरान, आपातकाल, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये आर्टिकल 19 है मौलिक अधिकार, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है, निलंबित हो जाता है। समाप्त होने का बात ही नहीं है, मूल अधिकार तो समाप्त हो ही नहीं सकता, सिर्फ सस्पेंड हो जाता है, निलंबित स्वतः। और बाकी जितने मूल अधिकार है ना, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसको कंसीडर आप सब करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या है, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, और बाकी जितने मूल अधिकार हैं आपको, वो राष्ट्रपति उसे निलंबित करते हैं, ठीक है। बाकी जो अधिकार हैं 14 से 32 तक में जो मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए, वो फिर राष्ट्रपति उसको निलंबित करेंगे। तो थोड़ी उल्टी बात यहाँ पर लिख दी गई है, उसको आप लोग एडिट कर लेंगे, सुधार के समझेंगे चीज़ों को, ताकि परीक्षा में कभी भी आपको मिस्टेक ना हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है ना, और क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए कौन सा मौलिक अधिकार मानवाधिकारों का आधार माना जाता है, ह्यूमन राइट्स का, है ना। तो यहाँ पर देखो, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 है ना, ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं, साथ ही उसमें ढेर सारे अधिकार हैं, फ्री शिक्षा पाने का, फ्री चिकित्सा पाने का की सुविधाएं प्राप्त हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत, ढेर सारी, एक लंबी लिस्ट है ना। और उसी में आपने पढ़ा कि एक नई आर्टिकल जुड़ गई, आर्टिकल 21A जुड़ गया, और जिसमें क्या बातें कही गई, शिक्षा का अधिकार को लाया गया। ओके, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 में, 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। 23 में क्या है, मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। मानव कोई वस्तु नहीं है ना कि उसकी खरीद बिक्री करिएगा, है ना। तो मानव को खरीदना है, बेचना लीगली गलत है, कानूनी रूप से वो गलत है, ठीक है। तो उस पर बैन किया गया है। साथ ही फोर्स्ड लेबर, पहले बंधुआ मजदूर हुआ करता था, है ना, ये आर्टिकल 23 में कहा गया है ना। आर्टिकल 23 में कहा गया कि बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त कर दिया। ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि 1976 में, 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया। 1976 में बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मतलब खूंटे से बंधा हुआ, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम लाया गया, है ना। उन्मूलन अधिनियम लाया गया 1976 में।
और आज के डेट में कोई बंधुआ मजदूर अब नहीं है। मतलब उसके बिना मन का, है ना, कोई मालिक जो है नौकर के बिना मन का काम कराता है, नौकर बाध्य होता है उनके यहाँ काम करना, उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं, है ना। वो सब समाप्त हो गए अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे, कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के शोषण को, फोर्स्ड लेबर को बैन करता है। अभी तुरंत मैंने बातें करी, तो आर्टिकल 23। ओके, क्वेश्चन चूंकि आया हुआ है तो इस तरह का प्रश्न बनाता है ना। क्वेश्चन 23, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मैं पहले ही बताया कि भाई 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ऐसे सेपरेटली आर्टिकल्स वाले वीडियो आप देख सकते हैं। संविधान की पूरी 1 to 395 आर्टिकल मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। वो आप सबों के लिए उपलब्ध है यूट्यूब पे, तो आप जाके देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1 to 395 बाय सुधीर सर, है ना। तो सर्च करके आप वो देख सकते हैं। पूरी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही प्रत्येक अनुच्छेद का एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है ना, जो पूरी संविधान पढ़ने में मदद करता है। साथ ही आप जो भी परीक्षा देते हैं उसके लिए सुटेबल नॉलेज आपको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर अब आप देखिए, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से रहने और बसने का अधिकार रखता है ना। तो आप कहीं भी रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में थोड़ी बाध्यता थी, अब वो भी खत्म हो गई, तो आराम से आप रह सकते हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं आर्टिकल 1E के तहत। मैं आपको बताया था कि आर्टिकल 19 में 6 मूल अधिकार हैं और यहाँ देखो आर्टिकल 1E आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21 से 6 से 14 साल, है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई है। कैवें संशोधन के द्वारा 86वां संशोधन आप ध्यान रखेंगे, 86वां संशोधन। यहाँ एक सवाल है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन संपूर्ण देश में कब से लागू किया गया, है ना। ये तो है संविधान की चीजें, लेकिन पूरे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस वर्ष से इंप्लीमेंट किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे 2010 से पूरे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चल रहा है। ठीक है, सब कुछ फ्री होता है। सरकारी स्कूलों में आप जाइए तो सब कुछ फ्री है, कोई ट्यूशन फी नहीं है, खाना मुफ्त है, साइकिल देता है ना, किताब देता है, कॉपी देता है, तो सब कुछ फ्री है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और देखने का प्रयास करिए। आर्टिकल यहाँ पर देखो 32 है ना, देखो 23वां क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल कौन से रेट। तो मैं बताया ना आपको 5 प्रकार के रेट होते हैं, 5 प्रकार के रेट होते हैं, है ना, वो जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, नाम से ही देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करो मतलब इंडिविजुअल प्रोटेक्शन मिलता है इसमें। किसी व्यक्ति को यदि बंदी बना लिया गया है तो ये रिट कहता है उसे कोर्ट के सामने लाइए, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट सजा तय करेगा, है ना, तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश मैंडेमस, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट निचले कोर्टों के लिए ये जारी करेगा। ओके, परमादेश। ठीक है, परम आदेश का कहने का दूसरा सेंस थोड़ा सा समझ लीजिए। दूसरा सेंस ये है परम आदेश का, है ना, परम आदेश का दूसरा सेंस ये है कि जितने भी सरकारें हैं, जितनी भी अथॉरिटियां हैं, उनको जो काम दिया गया है वो करने से मना नहीं कर सकते हैं, उनको करना पड़ेगा, है ना। आप भी कोई ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो अगला बैठा हुआ है ना कुर्सी पे, वो आपका काम करने के लिए बाध्य है। वो कभी भी नहीं कह सकता कि हम ये काम नहीं करेंगे आपका, है ना। यदि कोई ऑफिसर्स काम करना नहीं चाहता है तो आप उसको बोलिए कि लिख के दे दीजिए हमको कि आप नहीं करेंगे, तो विश्वास मानो मार खाना पसंद करेगा, साइन करना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि आप उस एक साइन के माध्यम से उसकी पूरी जॉब खा जाइएगा। क्लियर। उसके बाद प्रोहिबिशन रेट है ना, तो सब ये कहा जाता है कि भाई अपनी सीमा के अंदर रहकर ही आप काम करिए,
जितने भी हैं कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा कि आपकी जो लिमिटेशंस है ना, जो आपकी सीमाएं हैं कार्य करने की, उतना ही तक आप काम कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा न्यायिक सक्रियता नहीं दिखा सकते आप, ये प्रोहिबिशन कहता है। अधिकार परीक्षा कोवारंटो, कोवारंटो का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो पद के लायक नहीं है ना, फिर भी वो पद पर बैठा हुआ है और वो कुर्सी खाली करना चाहता नहीं है, तो ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं, तो कोर्ट जाएंगे और रिट लेके आएंगे। कौन सा रिट आएगा? कोवारंटो आएगा, है ना। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण मतलब होता है ऊपर की ओर भेजो, है ना। भारत में लाखों लाख केस पेंडिंग है निचली अदालतों में, और ये जब रिट आता है तो भाई ऊपर कोर्ट को फॉरवर्ड करो। न्याय यदि सही समय पे मिले तो न्याय है, नहीं तो अन्याय है, ठीक है। तो न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी जल्द हो सके, लोगों को उचित समय पे उनकी समस्या का समाधान हो सके, इसीलिए हम देखते हैं कि मोबाइल कोर्ट की स्थापना होती है, फैमिली कोर्ट की स्थापना होती है ना। और ये रेट इस तरह के आते हैं कि फाइल जो नीचे दबा है वो ऊपर अदालत की ओर भेजिए ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ओके, तो ये नेक्स्ट, विधायी संरक्षण का प्रावधान, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है ना। तो देखो ये अपराध दोष सिद्धि के संबंध में जो प्रोटेक्शन है ना आर्टिकल 20, वो यहाँ पे है। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया आर्टिकल 20 में, और उसी के तहत यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन है कि विधायी संरक्षण का प्रावधान है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 कहता है ना। मतलब आप दोषी हैं ये पहले प्रूव करना होगा। और कोई व्यक्ति, देखो इसमें प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ये है कि दोषी कौन होता है ना। समझिए, दोषी वही होगा जो काम करने से कानून की नजर में अपराध माना गया है, तब वो दोषी है। पहला प्रोटेक्शन है ना, पहला प्रोटेक्शन यही है। हमने वैसा काम किया है जो कानून की नजर में अपराध है, तब हम अपराधी, अदरवाइज नहीं है। ये पहला प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शन है कि जो जुर्म किया है आपने, उसके लिए जितनी सजा तय की गई है उतनी ही सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये दूसरा प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं कि पॉकेटमारी कोई किया उसको फांसी की सजा मिल जाएगी। पॉकेटमारी के लिए जितनी सजा तय की गई है उतनी ही उसको दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। ये दूसरा प्रोटेक्शन है। तीसरा प्रोटेक्शन है कि एक ही जुर्म के लिए 2 बार व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है ना। 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, ये ध्यान रखिए। एक ही जुर्म के लिए, है ना। एक जुर्म में यदि एक बार कोई सजा काट चुका है तो उसी जुर्म के लिए उसको फिर दूसरी बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये प्रोटेक्शन है आपको। नेक्स्ट प्रोटेक्शन क्या है कि कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य या क्राइम मैंने किया है ये स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। इसीलिए देखते हो पुलिस मारती है तो पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है, टॉर्चर करने का अधिकार नहीं है। आपको साक्ष्य चाहिए तो साक्ष्य लाइए। अब किसी व्यक्ति को मार के आप कबूल करा ले रहे हैं तो बंदा मार के डर से क्या करेगा, वो तो कबूल कर लेगा ना कि हाँ अपराध मैंने किए। इसीलिए एक बात ध्यान रखना कि पुलिस जो है ना कभी निशान नहीं छोड़ती है मारने का, चूंकि अपराधी यदि निशान बताएगा कोर्ट में ना तो वो वैलिड हो जाएगा उसका। इसीलिए पूरा जगह बना के मारती है पुलिस ताकि वो निशान के तौर पे उसको दिखा ना सके, ठीक है। तो आर्टिकल 20 आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोटेक्शन है हमको, है ना। इसीलिए देखते हो कोई कैदी को बहुत मारा जा रहा है, अपराध कबूल कराया जा रहा है तो ह्यूमन राइट्स वाले तक चिल्लाने लगते हैं, मानवाधिकार आयोग चिल्लाने लगता है ना कि ये गलत है। आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आपने अपराध किया है, ठीक है। यदि वो अपराध किया तो आप इसका प्रूफ लेके आइए, साक्ष्य लाइए, उसके आधार पे उसको सजा दीजिए, है ना। तो ये बातें समझाई गई हैं आर्टिकल 20 में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कौन सा मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है ना, आधारशिला माना जाता है। तो देखो हमारा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आपको लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है ना। क्लियर? तो आई होप ये फंडामेंटल राइट के टॉप 25 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने आपको बताया, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं ये, इसीलिए थोड़ी प्रश्न का नेचर आपको थोड़े चेंज दिख रहे होंगे क्योंकि परीक्षा में आया हुआ है ना। और सिर्फ हमने क्वेश्चंस पढ़ने का प्रयास नहीं किया, पूरे फंडामेंटल राइट को पढ़ने का प्रयास किया है आज के क्लासों में। ठीक है, तो आई होप आप सब अवश्य कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और हमारे साथ अवश्य जुड़े आप सब, और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हम फिर से आएंगे। तो आज के लिए यहीं तक आप सबों से विदा लेते हैं। धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके।